ऑलराइट, सो आज हम शुरू करें चैप्टर 3 से, विच इज़ बैंकिंग, एसेट क्वालिटी, रीस्ट्रक्चरिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी। सो इसमें पहला पार्ट रहेगा बैंकिंग का। सो इसमें पहला टॉपिक देखिए, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, यूसीबीज। सो अभी न्यूज़ में इसलिए थे बिकॉज आरबीआई ने रिवाइज किया है एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ एन एक्सपर्ट कमेटी ऑन द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। तो ये एक्सपर्ट कमेटी का नाम पता होना चाहिए, एनएस विश्वनाथन पैनल था, जिन्होंने यूसीबी को लेकर जो हमारा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क था इसको चेंज करने का बात किया था। एंड रीजन आपको पता ही है, बहुत सारे जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनका फेलियर हुआ था। जैसे अभी सबसे रिसेंटली आई थिंक पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक जो था वो फेल हो गया था। तो इसलिए अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर जो टाइटनिंग है या जो सुपरविजन है उसको बढ़ाने के लिए ये जो एनएस विश्वनाथन पैनल था ये बैठा था और इसने अपनी रिकमेंडेशन दी थी। तो वो देखते हैं क्या रिकमेंडेशन आई थी। सो पहला, इसने चेंज कर दिया है जो एग्जिस्टिंग 2 टियर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होता है उसको, और अब हम यूसीबीज के लिए एक 4 टियर फ्रेमवर्क देखेंगे। यहाँ पे आप डायग्राम के अंदर देख सकते हो ये 4 टियर क्या सिस्टम रहने वाला है। तो टियर 1 के अंदर हमारे पास ऐसे यूसीबीज रहेंगे जिसका जो डिपॉजिट साइज है वो 100 करोड़ के आसपास है, अप टू 100 करोड़। नेक्स्ट टियर 2 के अंदर ऐसी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आएंगे जिनका जो डिपॉजिट साइज है दैट इज मोर देन 100 करोड़ बट लेस देन 1000 करोड़। फिर टियर 3 है, इसके अंदर 1000 करोड़ से लेकर 10,000 करोड़ का जो डिपॉजिट अमाउंट है। एंड लास्टली टियर 4 जहाँ पे 10,000 करोड़ से अगर ज़्यादा डिपॉजिट अमाउंट है किसी यूसीबी के पास तो इस कैटेगरी में आएगा। तो याद रखना 4 टियर्स बना दिए गए और मिनिमम जो नेटवर्थ है वो रखा गया है 2 करोड़ फॉर टियर 1 यूसीबीज। और इससे ज़्यादा जो बाकी बैंक्स है टियर 2, टियर 3 और टियर 4 में, उनके लिए जो मिनिमम नेटवर्थ है वो 5 करोड़ के अबव रखी गई है। राइट। अब एक टर्म होती है कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, CRAR। इसका फॉर्मूला होता है टियर 1 कैपिटल प्लस टियर 2 कैपिटल अपॉन रिस्क वेटेड एसेट। रिस्क के बेस पे कितना एक्सपोजर है तो वो डिनोमिनेटर फॉर्म करेगा। और टियर 1 जो है उसमें जो पेड अप कैपिटल होता है, जिसको हम पावरफुल जो है, सबसे ज़्यादा पावरफुल कैपिटल यही होता है बिकॉज इसके अंदर जितने भी शेयर होल्डर्स का पैसा लगा रहता है वो सब टियर 1 के अंदर आता है। राइट। और फिर टियर 2 जो है, अगर बैंक वाइंड अप हो जाता है तो उस केस में उसके पास इतना पैसा होना चाहिए कि जितने लेनदारी है उस सबको वो चुका सके। सो इसमें जो इंपॉर्टेंट कैपिटल है वो टियर 1 होता है। सो अगर किसी को अपना टियर 1 बढ़ाना है तो उसके बदले वो बहुत से इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर सकता है, लाइक बॉन्ड्स इश्यू कर सकता है। तो बहुत सारी अलग अलग टेक्निक्स होती है। एनीवेज, ये CRAR का जो कॉन्सेप्ट है हम लोग बेसल 3 नॉर्म्स के अंदर भी पढ़ते हैं बैंक्स के लिए। सो वहाँ पे इंडिया के अंदर आरबीआई ने 9% रखा हुआ है CRAR फॉर द बैंक्स। अगर वो इससे नीचे चले जाते हैं तो फिर उन्हें प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में डाला जा सकता है, PCA, जो आप लोगों ने पढ़ाई होगा। ठीक है, ये बेसिक टर्म्स है। सो अब टियर 1 का जो यूसीबी है उसको मेंटेन करना है मिनिमम CRAR अप टू 9%। नेक्स्ट टियर 2 और जो टियर 2 से लेकर जो टियर 4 के जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनका जो CRAR होना चाहिए वो 12% होना चाहिए। राइट, ऑन द ऑन गोइंग बेसिस। सो ये टर्म दोनों के जो CRAR की कैटेगरीज हैं वो याद रखना। आगे चलते हैं। इसमें एक स्टेटस दिया जाएगा, स्टेटस का नाम होगा फाइनेंशियली साउंड एंड वेल मैनेज्ड। तो ये क्राइटेरिया जो है, ये जो स्टेटस है, ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को तब दिया जाएगा अगर वो उनका जो नेट NPA है दैट इज नॉट मोर देन 3%, उनका जो डिफॉल्ट है इन द मेंटेनेंस ऑफ CRR और SLR बिल्कुल भी नहीं है इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। इसके अलावा कोर बैंकिंग सोल्यूशन को इन्होंने इम्प्लीमेंट कर रखा है तो उनको फिर फाइनेंशियल साउंड वेल मैनेज स्टेटस दे दिया जाता है और उसके अपने फिर कुछ अलग एडवांटेजेस हैं। सो याद रखना ये सब अप्लाई करेंगे, ये जो अभी हम लोगों ने चीज़ें पढ़ी, दिस विल अप्लाई टू ऑल प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। सो यहाँ पे थोड़ा सा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में देख लेते हैं क्या होते हैं ये। सो कोऑपरेटिव बैंक्स, जैसे कि आप जानते हो कि जो मेंबर्स होते हैं वो मिलकर ही बनाते हैं। इनफैक्ट इसके कस्टमर जो हैं वो इसके ओनर्स होते हैं बिकॉज ये आपस में अपने जो मेंबर्स होता है उन्हीं को लेंडिंग एक्टिविटी स्टार्ट करता है। राइट। So cooperative banks are financial entities established on a cooperative basis belonging to the members. Right. So ये चीज़ पता होनी चाहिए cooperative banks के साथ। और अभी हम लोगों ने देखा कि अर्बन cooperative banks के ऊपर ही ये सारे जो नए रूल्स हैं वो लगेंगे। नेक्स्ट, अभी अर्बन cooperative बॉडीज मैनेज कैसे होते हैं या रजिस्टर कैसे करते हैं अपने आप को। सो अगर कोई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है जो कि अपने आप को रजिस्टर करना चाहता है एक सिंगल स्टेट के अंदर,
बिकॉज वो उसी स्टेट में ऑपरेशन करना चाहता है, तो उसका रिस्पेक्टिव स्टेट का जो स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है उसके अंदर अपने आप को रजिस्टर कराना होगा इनको। नेक्स्ट, अगर कोई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक मल्टीपल स्टेट में काम कराना चाहता है तो उसके लिए उसको मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 के अंडर रजिस्टर करना पड़ेगा। सो यहाँ पे सेंटर का भी ओवरव्यू हो जाता है ऐसे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर। नेक्स्ट, रेगुलेशन कौन करता है? सो ये जो रेगुलेशन का काम है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का, ये डिवाइडेड है बिटवीन आरबीआई एंड द रिस्पेक्टिव सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। सो अगर वो सिंगल स्टेट है तो केवल वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट होगी, बट अगर वो मल्टी स्टेट है तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो भी इन्वॉल्व हो जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो स्मॉलर कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं वो डिवाइड किए जाते हैं बिटवीन नबार्ड एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, राइट। कि अगर सिंगल स्टेट में उसका प्रेजेंस है और छोटा प्रेजेंस है तो वहाँ पे नबार्ड और स्टेट गवर्नमेंट जो है उसको रेगुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, दे कम अंडर द एम्बिट रेगुलेटरी एम्बिट ऑफ आरबीआई अंडर 2 लॉज। तो ये 2 लॉज पता होने चाहिए। पहला है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, जिसमें मोस्ट ऑफ द बैंक्स इसके अंदर आते हैं। इसके अलावा बैंकिंग लॉज कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है 1955 का, जिसके अंदर आरबीआई रेगुलेट करता है इन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को, राइट। आगे चलते हैं, थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं बिटवीन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, यूनिवर्सल बैंक्स एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक्स। तो पहला है इसके अंदर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। सो यहाँ पे बेसल 1 के अंदर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के अंदर ये बोला गया था कि केवल जो क्रेडिट रिस्क होता है उसके बेसिस के ऊपर आपको कुछ अमाउंट जो है कंजर्व करके रखना पड़ेगा। कंजर्व किस लिए करते हैं? ताकि इन केस कोई इमरजेंसी हो जाए, बैंक रन ऑफ वगैरह हो जाए, तो उसके पास थोड़ा बहुत कैपिटल हो ताकि वो अपनी सारी लेनदारी चुका सके, ठीक है। इसके लिए कैपिटल एडिक्वेसी होता है। नेक्स्ट, यूनिवर्सल नेशनलाइज बैंक जो है वो बेसल 3 के अंदर उनको मेंटेन करना पड़ता है ऑन क्रेडिट, मार्केट रिस्क एंड ऑपरेशनल रिस्क। तो ये सारे जो है बेसल 3 के अंदर नोटिफाई किए गए, और आप लोगों ने इसके लिए टर्म्स भी सुने होंगे, जैसे कैपिटल कंजर्वेसी बफर वगैरह हो गया, या CRAR जो हम लोग पढ़ रहे थे कि 9% होना चाहिए, वो सब बेसल 3 नॉर्म्स के अंडर ही आया था। फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए अगेन इसके अंदर बोला गया था कि क्रेडिट रिस्क के ऊपर ही केवल आपको कैपिटल मेंटेन करना है। एंड लास्टली आरआरबीज के लिए बेसल 1 नॉर्म्स लगते हैं, वही अगेन क्रेडिट रिस्क के बेसिस पे इसको पैसा रखना पड़ता है। नेक्स्ट, ब्रांच कहाँ ओपन कर सकते हैं? तो अगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो है उनके पास फाइनेंशियली साउंड वेल मैनेज जो स्टेटस है वो अवेलेबल है, उनको मिला हुआ है, तो वो कहीं पे भी ओपन कर सकते हैं बिना किसी परमिशन के। ऑटोमेटिक रूट के थ्रू वो अपनी नई ब्रांचेस या काउंटर्स जो है एक्सटेंड कर सकते हैं। सिमिलरली ये सब चीज़ें जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं और जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक्स है सब पे लागू होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, एरिया ऑफ एक्सटेंशन। सो इसके लिए प्रायर अप्रूवल रूट होगा, उसके अंदर ही अपना जो ऑपरेशन है ये एक्सटेंड कर सकते हैं। और एक्सटेंड करने का मतलब ये है कि नए नए प्रोडक्ट्स जो है वो डाल सकते हैं। बाकी जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है और स्मॉल फाइनेंस बैंक है उनके ऊपर कोई ऐसी बंदिश नहीं है, वो बहुत सारे ऑपरेशंस है उसके अंदर अपने आप को एक्सपेंड कर सकते हैं और कंट्री के अक्रॉस भी एक्सपेंड कर सकते हैं। इसके अलावा जो आरआरबीज हैं उनका ऑपरेशन फिक्स रहता है, उनका मैंडेट फिक्स है, क्योंकि उनको रूरल एरियाज में ही सपोर्ट करना है, सो इसलिए उनके पास ज़्यादा चॉइस नहीं है। नेक्स्ट, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर डिफरेंस पता होना चाहिए। सो जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है उनको 75% अपना जो लैंडिंग है वो रखना पड़ता है फॉर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग्स में हम देखेंगे आगे क्या चीज़ें आती है, ठीक है, वो अभी आगे देखेंगे, बट अभी के लिए याद रखो 75% रखना पड़ता है। इसके अलावा जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है उनके लिए 40 है, स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए 75 है, और जो रीजनल रूरल बैंक है उनके लिए ये 75 है। तो 75 नंबर्स जो है ये शेड्यूल कमर्शियल बैंक के अलावा सब जगह आपको ये देखने को मिलेगा, राइट। आगे चलते हैं। लेट्स से अगर इनका इंक्लूजन अगर हम देखें अंडर द सेकेंड शेड्यूल टू द आरबीआई एक्ट ऑफ 1934, तो शेड्यूल 2 के अंदर जो हमारे शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं वो सब भी इसी के शेड्यूल के अंदर आते हैं। सो इसके अंदर आने के लिए क्या करना पड़ता है? जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है दे शुड फुलफिल सम प्रेस्क्राइब क्राइटेरिया टू बिकम एलिजिबल अंडर दिस सेकेंड शेड्यूल। नेक्स्ट, जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो सब ऑपरेशन से पहले ही उनको इसके अंदर एलिजिबल होना पड़ता है। फिर सेम चीज़ स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में भी है कि जैसे ही उनका कमेंसमेंट होता है ऑपरेशन का, तो उसके लिए प्रायर अप्रूवल रूट के थ्रू उन्हें सेकेंड शेड्यूल के अंदर डाला जा सकता है।
फिर है रीजनल रूरल बैंक्स, तो ये एक्चुअली जो नबार्ड है वो एक सर्टिफिकेट उनको इशू करता है जिसके बेसिस के ऊपर आरबीआई उन्हें जो है सेकंड शेड्यूल में डाल सकता है। सो दिस इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट दीज बैंक्स। इससे ज़्यादा इसमें कुछ काम का नहीं है। पॉइंट इंपॉर्टेंट ये पता होना चाहिए प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का क्या क्राइटेरिया रहता है इन बैंक्स के अंदर, राइट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है रीजनल रूरल बैंक्स। अभी न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज इंडियन बैंक एसोसिएशन को गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है कि आप असिस्ट करो कि हम आरआरबी जो है रीजनल रूरल बैंक्स उनको सस्टेनेबल बना सके, राइट। सो इसलिए ये चीज़ न्यूज़ में था। और इनफैक्ट गवर्नमेंट जो है इन्फ्यूज़ करने वाली 10,890 करोड़ इनटू द आरआरबीज इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर्स। तो जो FY22 था और जो अब FY23 चल रहा है उसके अंदर ये पैसा जो है इन्फ्यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट, एक बार आगे जाने से पहले थोड़ा सा हम बेसिक देख लेते हैं। सो ये जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं ये एक्चुअली सेटअप किए गए थे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमेटी। तो कमेटी का नाम क्या था? नरसिम्हा वर्किंग ग्रुप 1975। इनके रिकमेंडेशंस पे आरबीज को एस्टैब्लिश किया गया था। इनिशियली ऑर्डिनेंस के थ्रू लाया गया था इन 1975, बट बाद में फिर एक्ट के थ्रू इन्हें एक स्टैट्यूटरी स्टेटस मिल गया था। तो 1976 के अंदर ये एक्चुअली रीजनल रूरल बैंक एक्ट आया था, उसके थ्रू एस्टैब्लिश हुए। अब ऑब्जेक्टिव यही था कि जो रूरल और जो सेमी अर्बन एरियाज हैं उसमें बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करें। अपार्ट फ्रॉम बैंकिंग फैसिलिटी और भी बहुत सारी फैसिलिटी होती है जो बैंक प्रोवाइड करता है, जिन्हें हम पैरा बैंकिंग फैसिलिटीज़ बोलते हैं। सो ये क्या क्या होती हैं? दीज आर लॉकर फैसिलिटी, डेबिट और क्रेडिट कार्ड, मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग एक्सेट्रा, राइट। सो ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम था इनिशियली इनका। अब फीचर की बात करें तो रीजन बेस्ड होता है और रूरल ओरिएंटेड होता है विद द फीचर ऑफ cooperative bank in customer experience and of commercial bank in the mobilization of financial resources। तो ये बहुत ही अच्छी लाइन है, इनफैक्ट मेंस वगैरह में आप डाल सकते हो। कोऑपरेटिव इस तरीके से है ये कि जो कस्टमर्स हैं वो एक लोकेलिटी से ही आते हैं। जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं वो ज़्यादातर गांव के आसपास के लोग ही वहाँ पे अपना अकाउंट खुलाते हैं और जनरली वो एक कम्युनिटी की तरह वर्क करते हैं। सो इस सेंस में ये कोऑपरेटिव बैंक की तरह काम करता है क्योंकि उसमें भी लिमिटेड मेंबर्स ही होते हैं। लेकिन कमर्शियल इस सेंस में काम करता है कि जो फाइनेंशियल या जो मोबिलाइज कर रहा है फाइनेंशियल रिसोर्सेज का, वो एक कमर्शियल बैंक की तरह करता है। सो इस तरीके से दोनों के फीचर्स इसमें देखने को मिल जाते हैं। अब अगर हम बात करें इसमें शेयर होल्डिंग की, तो रीजनल रूरल बैंक में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि 50% स्टेक किसी रीजनल रूरल बैंक में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है। फिर एक कोई स्पॉन्सर बैंक होता है जिसका स्टेक इसमें 35% होता है। तो कोई भी यहाँ पे बैंक जो है अपने आप को स्पॉन्सर बैंक बना सकता है। फॉर एग्जांपल कैनरा बैंक, कई ऐसे रीजनल रूरल बैंक्स के अंदर स्पॉन्सर बैंक बना हुआ है। सो ये 35% लेके आता है और बाकी रिमेनिंग जो 15% बचा वो लेके आता है द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट जहाँ पे वो आरआरबी खुला है। सो ये शेयर होल्डिंग क्राइटेरिया क्लियर होना चाहिए। आगे चलने से पहले थोड़ा सा नबार्ड के बारे में देख लेते हैं। नबार्ड जो है आपको पता है रेगुलेटरी अथॉरिटी ओवर दीज रीजनल रूरल बैंक्स। सो ये रिकमेंड किया गया था बाय द बी शिवारमन कमेटी इन 1979। इन्होंने रिकमेंड किया था कि हमें नबार्ड बनाना चाहिए एज अ रेगुलेटरी बॉडी ओवर दीज आरआरबीज। सो 1982 में एस्टैब्लिश हुआ था एज द डेवलपमेंट बैंक और इसके अंदर 100% जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेक है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का सारा ओन एंटिटी है नबार्ड, राइट। अब आगे चलते हैं। सो हम लोगों ने देखा कि आरआरबीज जो हैं वो 75% जो है पीएसएल लेंडिंग करते हैं, उनके लिए इतना मैंडेटेड है। अब पीएसएल कैटेगरी के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, तो इसमें एग्रीकल्चर आता है, एमएसएमई सेक्टर आता है, एक्सपोर्ट क्रेडिट का आ गया, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, वीकर सेक्शन एंड अदर। सो ये सारे क्राइटेरिया पता होना चाहिए। अभी रिसेंटली ये रिन्यूएबल एनर्जी वाला जो था इसमें प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में ऐड किया गया था, राइट। अब आरआरबीज के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि आरआरबीज की क्या परफॉर्मेंस रह रही है अभी तक। सो इनफैक्ट हम लोगों ने बात की कि 75% जो है वो पीएसएल लैंडिंग का नॉर्म है, लेकिन आरआरबी उससे ज़्यादा प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में कंट्रीब्यूट कर रही है। तो इनफैक्ट इनके जो 81% लोन जो है वो जा रहे हैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में, विच इज़ अ गुड थिंग। नेक्स्ट, प्रॉब्लम्स क्या फेस कर रहे हैं तो ये पता होना चाहिए हमें। तो फाइनेंशियल वायबिलिटी के इशू हैं क्योंकि इनकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। मतलब ये अगर 1 रुपया डालते हैं तो उसके बदले इनको जो प्रॉफिट होता है बहुत मार्जिनल होता है। नेक्स्ट, पुअर रिटर्न है एसेट्स के ऊपर। आई थिंक ये पॉइंट यही एक्सप्लेन करता है कि जितना पैसा लगा रहे हैं उतना रिटर्न नहीं मिल रहा। सो ये चीज़ इनके फाइनेंसेस को या इनके ओवरऑल जो बैलेंस शीट है उसको इम्पैक्ट करा।
नेक्स्ट है नॉन फुलफिलमेंट ऑफ 13% कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी हम लोगों ने यही सेम जो टारगेट है ये जो टीयर 2 से लेकर जो टीयर 4 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स होंगे उनके अंदर देखा, तो वही सेम चीज जो है आरआरबीज के अंदर भी लागू हो रही है कि उनका जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो 13% होना चाहिए, राइट। आगे चलते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम हो रही है। नेक्स्ट रेगुलेटरी डिस्क्रिपेंसी है बिकॉज दे आर सुपरवाइज बाय नबार्ड, लेकिन उनके जो एनुअल प्लान्स है फाइनेंशियली मॉनिटरिंग जो है वो बोथ आरबीआई और नबार्ड कर रहा है। सो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है कि दो रेगुलेटिंग एजेंसी हो जा रही है जिसकी वजह से। इसके अलावा सेंट्रल और जो स्पॉन्सर बैंक है उनके अपने खुद के भी कंट्रोल होते हैं एक बैंक के ऊपर। सो ये सारी चीज़ें हैं जो कि इम्पैक्ट कर रही है जो आरआरबीज का परफॉर्मेंस है उसको, राइट। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा पार्ट। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे विच इज़ द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। सो अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक अपने ऑर्डर में ऐसा बोला कि जो स्टेट्स एनबीएफसीज के ऊपर जो एनेक्टमेंट या जो रूल्स और रेगुलेशन लगा रहे हैं दे विल हैव नो एप्लीकेशन टू द एनबीएफसीज, और जो आरबीआई एक्ट 1934 है वो सुपरसीड करेगा, यानी वो उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है ओवर द स्टेट एनेक्टमेंट्स, राइट। सो ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, तो ये पता होना चाहिए। अब बात करते हैं एनबीएफसीज क्या होती है। सो एनबीएफसीज आर एंटिटीज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। तो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर अपने आप को रजिस्टर कराती है, लेकिन ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज देती है, जैसे कि लोन प्रोवाइड करना, एडवांसेस देना, एक्विजिशन ऑफ शेयर बॉन्ड, बट इनके पास कोई बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता। यानी आरबीआई जो है इनको कोई बैंकिंग लाइसेंस नहीं देता, ये इंडिपेंडेंटली फाइनेंशियल एक्टिविटीज कैरी आउट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल म्यूचुअल फंड्स हो गए, तो ये सब इसके एग्जाम्पल्स रहेंगे। अब क्या और फीचर होते हैं जो कि सेपरेट करते हैं एक बैंक को एनबीएफसी से। तो एनबीएफसी जो है कोई डिमांड डिपॉजिट नहीं ले सकता, दे डू नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। तो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम हमारे पास एक एक्ट है 2007 का, तो कोई भी अगर एंटिटी आती है जो कि पेमेंट सेटलमेंट करने का जो काम है वो करती है, तो उसको इस एक्ट के अंदर रजिस्टर करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल पेटीएम हो गया या फिर गूगल पे हो गया, इन सबको पेमेंट सेटलमेंट एक्ट के सिस्टम के अंदर अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ता है, तभी जाके वो ये सेटलमेंट का काम कर सकता है। सो ये चीज़ एनबीएफसी नहीं करती है। नेक्स्ट, कोई डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी नहीं है। सो कोई बता सकता है हमारे बैंकिंग सिस्टम में डिपॉजिट इंश्योरेंस है वो कौन प्रोवाइड कराता है और उसकी लिमिट क्या है? सर डिजिटल। ठीक है, तो याद रखना डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन है, DICGC। ठीक है, तो ये जो है वो इंश्योरेंस प्रोवाइड कराता है, और इंश्योरेंस का लिमिट जो है अभी गवर्नमेंट ने बढ़ा दी है। सो 5 लाख जो है वो पैसा दिया जा रहा है अगर आपका बैंक जो है वो फेल कर देता है आपका जो फंड जो इसको दिया हुआ है उसको। ठीक है, तो याद रखना डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन पैसा दे रहा है 5 लाख रुपीज़ अगर आपका बैंक जो है वो फेल कर देता है आपके डिपॉजिट्स को। आगे चलते हैं। रेगुलेट एनबीएफसी जो है दीज आर रेगुलेटेड बाय डिफरेंट एंटिटीज इंक्लूडिंग आरबीआई। ये एनबीएफसी जो है आरबीआई तो रेगुलेट करता ही है इनको, बिकॉज ये बहुत सारे पैसा जो है वो इधर से उधर कर रहे होते हैं, तो बैंक की तरह कर रहे होते हैं, तो इसलिए आरबीआई जो है रेगुलेट करता है। इसके अलावा जो भी स्पेसिफिक सेक्टर में ये काम कर रहे हैं, लेट्स से कोई म्यूचुअल फंड्स का काम कर रहे हैं तो उसमें सेबी रहेगा, कोई इंश्योरेंस का काम कर रहा है तो उसमें आईआरडीआई जो है वो रेगुलेटरी अथॉरिटी रहेगी, या फिर कोई अगर हाउसिंग के अंदर काम कर रहा है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की तरह काम कर रहा है, तो वहाँ पे हमारे पास जो नेशनल हाउसिंग बैंक है वो रेगुलेटर की तरह काम करेगा, राइट। तो जैसे अभी हम लोगों ने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में देखा था, वैसे यहाँ पे भी रेगुलेशन का एक स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क बनाया गया है, तो ये देख लेते हैं। यहाँ पे बेस में लेयर में जो एनबीएफसीज होंगे उनका थ्रेश होल्ड या जो वर्थ है वो 1000 करोड़ होगा। अगर इससे ज़्यादा है तो फिर वो ऊपर ऊपर लेवल्स पे आते जाएंगे, और यहाँ पे फिर इनके डेजिग्नेशन बदलते जाते हैं, जैसे एनबीएफसी, एनडीएसआई, ठीक है, सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसीज, ऑलराइट। तो ऐसे टैग्स दिए जाएंगे। ऊपर का जो टॉप लेयर है ये खाली रखा गया है इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे सुपरवाइजरी डायरेक्शंस के लिए जो है टीयर खाली रखा गया है। ये याद रखना 3 लेयर्स बनाए गए, जिसमें 4th लेयर जो है वो सुपरवाइजरी डायरेक्शन के लिए रहेगा। इसमें इतना ही जानने लायक है। अब आगे चलते हैं कि हाइलाइट्स क्या थे इन गाइडलाइंस के। पहला बोला गया था कि एग्रीगेट एक्सपोजर जो है अपर लेयर एनबीएफसी का, दैट टू एनी एंटिटी मस्ट नॉट बी हायर देन 20% ऑफ इट्स कैपिटल बेस।
बेसिकली कहने का मतलब ये था कि जो अपर लेयर एनबीएफसी है, जो ये आप टॉप से जो सेकंड लेयर है वो अपर लेयर एनबीएफसी है, तो इनके ऊपर ये रूल है कि अब अपना जो कैपिटल बेस है, जितना इनके पास कैपिटल है, उसका 20% से ज़्यादा किसी एक सिंगल एंटिटी को नहीं दे सकते, राइट। अगर बढ़ाना है तो फिर उसके लिए बोर्ड का अप्रूवल चाहिए और 5% एट मैक्स एक एंटिटी को ये लेंड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी है तो वो 30% कर सकता है। नेक्स्ट, इसके जो डायरेक्टर्स हैं और जो इसके सीईओ है या रिलेटिव्स हैं डायरेक्टर के, उनको 5 करोड़ से ज़्यादा का जो फंड है वो लेंड नहीं किया जा सकता किसी भी केस के अंदर। नेक्स्ट, जो कनेक्टेड एंटिटीज़ हैं, लेट्स से यहाँ पे कोई सब्सिडरी कंपनी है इन कंपनीज की, तो उनको 25% से ज़्यादा जो कैपिटल बेस है उससे ज़्यादा लेंड नहीं किया जा सकता। तो ये कुछ रूल्स बनाए गए हैं। तो निटी ग्रिटी डिटेल्स कि कितना परसेंट है थोड़ा सा देख लेना, कि बाई चांस अगर क्वेश्चन आ जाता तो आपको एटलीस्ट एक गट फीलिंग रहे कि क्या सही आंसर होना चाहिए, राइट। सो आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, अमेंडमेंट टू निधि रूल्स 2014। तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अमेंड किया है निधि रूल्स 2014, क्योंकि बहुत शार्प राइज देखने को मिल रहा था इन निधि कंपनीज में, और ऐसी कंपनीज जो है कई बार फिर फ्रॉड्स और फर्जी जो है वो स्कीम चलाकर लोगों का पैसा लेके भाग जा रही थी। तो उसको रोकने के लिए अमेंडमेंट किया गया निधि रूल्स में। अब ये निधि कंपनी होती क्या है पहले वो देखते हैं। तो निधि कंपनी एनबीएफसी जैसी ही होती है, इसका काम बेसिकली बोरो और लेंड करना है मनी टू इट्स मेंबर। सो ये बेसिकली एक सेविंग की हैबिट जो है उसको डेवलप करने की कोशिश करती है अपने मेंबर्स में, और कोशिश करती है कि सबका म्यूचुअल बेनिफिट हो। सो निधि कंपनी को कोई आरबीआई से लाइसेंस नहीं चाहिए, ये सिंपली जो कंपनीज एक्ट है 2013 का उसके अंडर अपने आप को रजिस्टर करा सकती है। अब इसका रेगुलेशन कौन करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर जो है वो इसको रेगुलेट करते हैं, इसका जो ऑपरेशनल मैटर्स होते हैं वो सब देखते हैं। सो अभी इसके अंदर ये रूल्स लाए गए हैं कि ये जो है किसी चिट फंड को या किसी इंश्योरेंस को या सिक्योरिटी बिजनेस में आगे पैसे को नहीं डाल सकता, राइट। और किसी और इंडिविजुअल को ये पैसा नहीं दे सकता जो कि इसका मेंबर नहीं है। सो ये पैसा सिर्फ अपने मेंबर्स को देता है। सो ये चीज़ पता होनी चाहिए निधि कंपनीज के बारे में। नेक्स्ट, अब जो निधि कंपनी है उसको सेटअप करने के लिए जो शेयर कैपिटल है वो 10 लाख रुपीज़ का चाहिए होगा। एंड इनको पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा किसी भी कंपनी को, जब ये निधि डिक्लेयर कर रहे होते हैं या निधि कंपनी फॉर्म कर रहे होते हैं तो यूनियन गवर्नमेंट को पहले से इन्फॉर्म करना पड़ेगा। सो ये जो थे ये नए रूल्स है जो अभी ले डाउन किए गए हैं, इससे ज़्यादा इसमें जानने लायक कुछ नहीं है। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन, FSIB। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है पिछले 1 साल के अंदर बैंकिंग सेक्टर में, बिकॉज अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या जो अपॉइंटमेंट कमेटी होती है, कैबिनेट की जो अपॉइंटमेंट कमेटी होती है, उन्होंने अप्रूव किया है कि हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं फाइनेंस सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो, FSIB। अब ये रिप्लेस किसको करेगा, तो ये बैंक बोर्ड ब्यूरो, जो कि आई थिंक मोदी गवर्नमेंट के अंदर ही ये बैंक बोर्ड ब्यूरो भी बना था, बट अब इसको स्क्रैप करके उसकी जगह फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो लाया गया। सो बैंक बोर्ड ब्यूरो जो था ये 2016 में इंट्रोड्यूस किया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पीजे नायक कमेटी। तो ये कमेटी के नाम याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। सो ये बैंक बोर्ड ब्यूरो इस कमेटी के रिकमेंडेशन में बनाया गया था बाय अमेंडिंग द नेशनलाइज्ड बैंक मैनेजमेंट एंड मिसलेनियस प्रोविजन स्कीम 1980। तो स्कीम को अमेंड करके ये बैंक ब्यूरो बनाया गया था, और एम ये था कि हम इससे जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उसका गवर्नेंस इंप्रूव करें। और वो कैसे करेंगे, इसके अंदर बैंक बोर्ड ब्यूरो से हम लोग जो है इसके टॉप लेवल ऑफिसर्स जो हो गए, जैसे सीईओ हो गए या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, वो अपॉइंट करने थे बैंक बोर्ड ब्यूरो के थ्रू, राइट। और ये जो बैंक बोर्ड ब्यूरो है ये बेसिकली जो 7 पॉइंट स्ट्रैटेजी था इंद्रधनुष का, इंद्रधनुष मिशन। तो वैसे इंद्रधनुष मिशन आप या मिशन इंद्रधनुष जो है आप वैक्सीनेशन के भी रेस्पेक्ट में पढ़ते हो, बट बैंकिंग सेक्टर के भी रेस्पेक्ट में आरबीआई ने निकाला था, जिसके थ्रू वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स को रिवाइव करना चाह रहा था या रिवैम्प करना चाह रहा था, ताकि उनमें बेटर गवर्नेंस देखने को मिले और बेटर फाइनेंशियल आउटकम हो, बार बार रिकैपिटलाइज ना करना पड़े पब्लिक सेक्टर बैंक्स को। सो इसलिए ये बैंक बोर्ड ब्यूरो बनाया गया था कि पूरा का पूरा जो गवर्नेंस है एकदम कॉर्पोरेट के तरीके से हो, ठीक है, ताकि उसके बेटर फाइनेंशियल आउटकम आए। सो अब देखते हैं ये फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो जो है ये क्या है, क्यों बनाया गया। तो सबसे पहले ये सेटअप किया गया है अंडर द फाइनेंशियल सर्विसेज DFS, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और ये रिकमेंड करेगा होल टाइम डायरेक्टर्स और नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन्स ऑन द बोर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन। तो इसमें पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी आ गए,
या आप कोई पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, राइट, तो बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी भी है जो गवर्नमेंट ओन्ड है, लाइक एलआईसी वगैरह, तो उन सब के अंदर जो होल टाइम डायरेक्टर्स और नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है उनको रिकमेंड करने का जो काम है वो ये FSIB करेगा। इसके अलावा एडवाइस करेगा मैटर्स रिलेटिंग टू पर्सनल मैनेजमेंट इन दीज इंस्टीट्यूशन, और प्रमोट करेगा एक्सीलेंट कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। इसके अलावा और भी इसका रोल रहेगा, जैसा डाटा बैंक प्रिपेयर करेगा अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज और इंस्टीट्यूशन, और पब्लिक सेक्टर इंश्योरर्स, तो इसमें LIC वगैरह सब जो है वो आ जाएंगी। इसके अलावा उनको हेल्प करेगा डेवलप करने में स्ट्रैटेजीज टू रेज कैपिटल या बिजनेस स्ट्रैटेजीज डेवलप करने में उनको हेल्प करेगा ये FSIB। अब कंपोजिशन की बात कर लेते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। सो कंपोजिशन में आप देखते हो एक चेयरपर्सन है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी। सो ही कैन बी इधर अ रिटायर्ड ऑफिशियल फ्रॉम बैंकिंग सेक्टर और रेगुलेशन इंस्टीट्यूशन, या कोई बिजनेस पर्सन हो सकते हैं विद अ वेरी हाई रेप्यूट एंड सफिशिएंट नॉलेज ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर। फिर इनके अलावा या कोई ऐसा पर्सन हु हैज़ एटलीस्ट 25 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विद एक्सपीरियंस इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर। तो ये 3 क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे या इनमें से किसी के बेसिस पे चेयरपर्सन को अपॉइंट किया जा सकता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट इसमें एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होंगे। सो जो सेक्रेटरी है इन चार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वो इसके अंदर एक्स ऑफिशियो की तरह काम करेंगे। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज, चेयरपर्सन ऑफ IRDAI एंड डिप्यूटी गवर्नर ऑफ RBI, तो ये सब इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर रहेंगे। फिर 3 पर्सन विद सब्जेक्ट मैटर नॉलेज रिलेटिंग टू पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड 3 पर्सन विद पब्लिक सेक्टर नॉलेज रिलेटिंग टू पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस। तो ये जो लोग हैं ये टोटल मिला के हम देखते हैं, ठीक है। तो चेयरपर्सन रहेंगे और यहाँ से इसके अंदर 4 जो है एक्स ऑफिशियो मेंबर रहेंगे, और यहाँ से 6 जो है सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट जो है वो रहेंगे, राइट। सो ये टोटल 11 मेंबर्स की ये कमेटी हो गई। सो इतना ही था इसके बारे में जानने लायक। आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज बैंकिंग सिस्टम लिक्विडिटी। सो अभी बैंकिंग सिस्टम पिछले कुछ समय में सरप्लस मोड के अंदर चल रहा था, बट अब हम देख रहे हैं कि बैंकिंग सिस्टम जो है डेफिसिट में आ गया सिंस सितंबर 2022 अगेन। सो डेफिसिट का मतलब क्या है, या ये बैंकिंग सिस्टम लिक्विडिटी ये है क्या? सो बैंकिंग सिस्टम लिक्विडिटी को हम समझते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। सो आप जानते हो RBI है वो ये LAF यूज करता है टू बेसिकली इंजेक्ट और एब्जॉर्ब द लिक्विडिटी इन फ्रॉम द इकोनॉमी। सो ये LAF जो है प्राइमरी इंस्टीट्यूशन है RBI का, और इसी के थ्रू RBI इंश्योर करता है कि सिस्टम जो है वो सरप्लस रहेगा कि डेफिसिट रहेगा। सो अगर बैंकिंग सिस्टम किसी एक पर्टिकुलर डे पे नेट बोरोवर रहता है RBI से, यानी RBI से पैसा उधार ले रखा है थ्रू वेरियस मैकेनिज्म लाइक रेपो ऑपरेशन और जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी होती है उसके थ्रू बैंक्स जो है पैसा उधार पे ले सकते हैं फ्रॉम RBI। तो अगर वो किसी पर्टिकुलर दिन नेट बोरोवर्स हैं फ्रॉम RBI, तो देन द सिस्टम और या जो लिक्विडिटी है दैट कैन बी कंसिडर्ड इन डेफिसिट, कि वो माइनस में चल रही है। लेकिन अगर किसी दिन RBI जो है, यानी कभी बैंक्स ने लेंड कर रखा है RBI को, कि RBI जो है अल्टीमेटली नेट लेंडर बन गया है, सॉरी नेट लेंडर नहीं, नेट बायर होना चाहिए, तो वहाँ पे हम बोलेंगे कि ये जो सिस्टम है ये सरप्लस में है क्योंकि बैंक के पास एक्स्ट्रा पैसा है, ठीक है। तो ये टर्म थोड़ा सा करेक्ट कर लेना यहाँ पे। अब मेजर रीजंस क्या रहते हैं क्यों एक बैंकिंग सिस्टम जो है लिक्विडिटी डेफिसिट फेस करता है? तो अगर हायर क्रेडिट ग्रोथ होता है, यानी लोग ज़्यादा क्रेडिट मांग रहे हैं अगेंस्ट स्लोअर डिपॉजिट ग्रोथ, तो वहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि डेफिसिट हो जाएगा बैंक्स के बाद, और उन्हें बैंक्स को फिर RBI से उधार लेना पड़ेगा। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा आउटफ्लो हो रहा है मनी का ड्यू टू एडवांस टैक्सेस पेड बाय द कंपनी, या गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा कैश जो है वो बलून हो गया है, ठीक है, कि गवर्नमेंट के पास बहुत ज़्यादा कैश सरप्लस में है, तो उस केस के अंदर हम देख सकते हैं कि जो बैंकिंग सिस्टम है वो लिक्विडिटी डेफिसिट में चला जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट RBI की एग्रेसिव पॉलिसी हो सकती है कि जब वो रुपी का जो फॉल है उसको स्टॉप करना चाह रहा है, तो वहाँ से वो सिस्टम में से रुपी को स्वॉलो कर लेगा, स्वॉलो इन द सेंस एब्जॉर्ब कर लेगा, तो वहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि जो बैंकिंग सिस्टम है वो लिक्विडिटी डेफिसिट में जा सकता है। तो बहुत सारे तरीके हैं इसको डेफिसिट में ले जाने के। अब इम्पैक्ट क्या होता है? तो इम्पैक्ट करते हैं ये डिपॉजिट रेट्स को।
क्योंकि अब बैंक्स को ज़्यादा डिपॉजिट देना पड़ेगा या ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा ऑन डिपॉजिट्स, क्योंकि वो चाहते हैं कि लोग उनके पास आके पैसे जमा करें। तो जब भी ऐसा होता है तब आप देखते हो एफडीज के जो रेट है वो बढ़ जाते हैं, राइट। नेक्स्ट, इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ बोरोड फंड, जो कि हमें देखने को मिल सकता है इन केस ऑफ मनी मार्केट। सो यहाँ पे जो यील्ड है ट्रेजरी बिल्स की या टी बिल्स की, ये स्पाइक कर जाती है ड्यू टू टाइटर लिक्विडिटी कंडीशंस, राइट। सो यहाँ पे आप टी बिल्स के बारे में आप जानते हो, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है जो शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करते हैं। तो 1 साल से कम इसका टेन्योर होता है, और आप टी बिल्स जो है 3 कैटेगरीज में देखते हो, 91 डेज के, 182 डेज के और फिर 364 डेज के। सो ये 3 कैटेगरीज में आपको टी बिल्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा पोटेंशियल रेपो रेट जो चेंज है आरबीआई का, उससे भी हम देखते हैं कि इंक्रीज हो सकता है बैंक का रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट्स, और उसकी वजह से जो एमसीएलआर वगैरह है इसमें हाइक हो सकता है, ठीक है, और जिससे कंज्यूमर को हायर इंटरेस्ट रेट पे लोन जो है वो लेना पड़ेगा। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, रिड्यूस कर सकता है डिमांड को, बिकॉज इट विल लीड टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो सकती है अगर बैंकिंग लिक्विडिटी सिस्टम लिक्विडिटी डेफिसिट हो जाता है तो। सो आई होप क्लियर हो गया होगा ये पार्ट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है एसेट क्वालिटी एंड रिस्ट्रक्चरिंग। तो इसमें पहला टॉपिक है एनपीए। सो अभी न्यूज़ में इसलिए बिकॉज आरबीआई ने एक रिपोर्ट निकाला। रिपोर्ट का नाम था रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस इन बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया 21-22। तो इस रिपोर्ट में ये हाईलाइट किया गया कि हमारे जो ग्रॉस एनपीए है वो डिक्लाइन हो गए हैं फ्रॉम देयर पीक ऑफ 9%। पीक था 9% का, अब डिक्लाइन होकर 5% पे आ गया हमारा ग्रॉस एनपीए। सो थोड़ा सा बेसिक देखते हैं कि एनपीए होता क्या है। सो एनपीए बेसिकली ऐसा कोई लोन है या ऐसा कोई एडवांस जो बैंक देता है किसी को, और उसके बाद लोन देने के बाद 90 डेज तक ना कोई प्रिंसिपल और ना कोई इंटरेस्ट अगर उस पर वापस आता है, तो हम कहते हैं कि ये जो लोन या एडवांस था ये एनपीए बन गया है। ऑलराइट। अब ये तो नॉर्मल लोन की बात हो गई, लेकिन एग्रीकल्चर के सेक्टर में ये एनपीए का डेफिनेशन थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इस सेंस में कि हम यहाँ पे क्रॉपिंग सीजन के हिसाब से एनपीए को डिफाइन करते हैं। यानी अगर कोई शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है, यानी जल्दी उगने वाला कोई क्रॉप है, तो उसके लिए जो एनपीए होगा वो 2 क्रॉप सीजन का होगा। यानी 2 क्रॉप सीजन के अंदर लगातार पैसा नहीं आया, चाहे प्रिंसिपल या इंटरेस्ट, तो हम कह देते हैं वो एनपीए बन गया है। लेकिन अगर लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है तो उसके अंदर 1 क्रॉप सीजन में अगर इंटरेस्ट और जो प्रिंसिपल है वो नहीं आता तो उसको एनपीए मान लेते हैं, ठीक है। सो ये डिफरेंस पता होना चाहिए एग्रीकल्चर और नॉर्मल लोन के बीच में। नेक्स्ट, एनपीए की स्टेजेस होती हैं। सो वो एक बार 90 डेज तक कोई इंटरेस्ट या प्रिंसिपल नहीं आता तो एनपीए बोल दिया जाता है, लेकिन उसके बियॉन्ड क्या होता है वो भी हमें पता होना चाहिए। सो लेट्स से कोई लोन जो है वो एनपीए बन गया है, तो एनपीए बनने के बाद 12 मंथ तक उसे हम बोलते हैं सब स्टैंडर्ड एसेट। नेक्स्ट इसमें कैटेगरी होती है डाउटफुल एसेट, यानी कोई ऐसा लोन एनपीए जो कि एनपीए बने हुए से 12 महीने से ज़्यादा हो गया, तब उसे हम डाउटफुल एसेट बोलते हैं। एंड लास्टली है थर्ड जो इसके अंदर आता है कैटेगरी, वो है लॉस एसेट की। सो लॉस एसेट का मतलब ऐसा है कि अब बैंक को ऐसा लगता है कि अगर इस स्पेसिफिक लोन को अगर हम रिकवर करने जाते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगी हमारी, तो इसलिए बैंक के लिए ये फाइनेंशियली वायबल नहीं है कि वो उस लोन को परस्यू करे, तो लॉन्ग टर्म में उसे राइट ऑफ कर दिया जाता है। तो राइट ऑफ मतलब एक अकाउंटिंग प्रैक्टिस है जिसके अंदर बैंक्स जो है ऐसे बैड लोन को अपने जो बैलेंस शीट है उसमें से बाहर कर देते हैं। नेक्स्ट अब रिलेटेड न्यूज़ थोड़ा सा देख लेते हैं। सो पहला है इसके अंदर ईज रिफॉर्म। सो ये ईज रिफॉर्म जो है ये 2018 के अंदर लॉन्च हुए थे। इसके सक्सेसिव वर्जन आते रहे हैं 2018 के बाद से। तो ईज 1.0 आया पहले, फिर 2.0 आया, फिर 3.0 और अभी 5.0 चल रहा है, ठीक है। सो ये ईज रिफॉर्म बेसिकली ओवरसीन किए जाते हैं बाय द इंडियन बैंक एसोसिएशन। सो ये एसोसिएशन है हमारे जो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बैंक्स है उसका। तो ये लोग मिलकर ये ईज जो रिफॉर्म्स है इसको ड्राइव कर रहे हैं, और इसके अंदर कर क्या रहे हैं हम लोग। सो ये हमारे जो कॉमन जो पब्लिक सेक्टर बैंक रिफॉर्म्स है उनको हम ड्राइव करने की कोशिश करें। तो उसमें कोशिश हमारी ये है कि हम ड्राइव करें न्यू एज कैपेबिलिटीज़ लाइक टेक्नोलॉजी, बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस, ये सब चीज़ें हम लोग इम्प्रूव करें ताकि ओवरऑल बैंक की जो फाइनेंशियल वायबिलिटी है वो बढ़े। सो ये था ईज 5.0, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट है इंटर ऑपरेबल रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। सो अभी आरबीआई ने अनाउंस किया है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर द इंटर ऑपरेबल रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। तो सैंडबॉक्स क्या होता है, ये बेसिकली एक ऐसा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है जहाँ पे हम किसी नए प्रोडक्ट को टेस्ट कर सकते हैं बिफोर रोलिंग आउट फॉर द जनरल पब्लिक। सो अब ये जो सैंडबॉक्स होता है इसके आगे जो वर्ड लगा है इंटर ऑपरेबल रेगुलेटरी, इसका क्या मतलब है। सो यहाँ पे हम लोग ऐसे प्रोडक्ट्स को टेस्ट करना चाह रहे हैं जिसके ऊपर मल्टीपल रेगुलेटरी एजेंसी लगती हो।
जैसे सपोज कोई फिनटेक कंपनी आती है, वो कोई ऐसा प्रोडक्ट लेके आती है जो आरबीआई के तो अंडर आ ही रहा था, उसके अलावा कोई और रेगुलेटरी अथॉरिटी भी उसको ऊपर ओवरसाइट करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर वो म्यूचुअल फंड भी बेच रहा है तो उस वहाँ पे सेबी आ जाएगा, या फिर वो कोई इंश्योरेंस रिलेटेड प्रोडक्ट बेच रहा है तो वहाँ पे आईआरडीए आ जाएगा। सो ऐसे मल्टीपल रेगुलेटरी वाले जितने भी नए फिनटेक इनोवेशन है उनको टेस्ट करने के लिए इंटर ऑपरेबल रेगुलेटरी सैंडबॉक्स बनाया है। राइट, अब इसके अंदर कुछ कीवर्ड्स है जो पता होने चाहिए। एक है प्रिंसिपल रेगुलेटर और दूसरा है एसोसिएट रेगुलेटर। अब प्रिंसिपल रेगुलेटर मतलब ऐसा रेगुलेटर जिसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है उस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में। राइट, सो कोई कंपनी है जिसका मेजर काम बैंकिंग में है तो वहाँ पे आरबीआई जो है प्रिंसिपल रेगुलेटर बनेगा। उसके अलावा कोई छोटा मोटा प्रोडक्ट्स और बेच रहा है जो कि लेट्स से म्यूचुअल फंड है तो वहाँ पे सेबी एज एसोसिएट रेगुलेटर आ जाएगा। सो इस तरीके से ये प्रिंसिपल और एसोसिएट रेगुलेटर का डेफिनेशन रहेगा। इसके अलावा जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी है IFSCA, जो कि हमारा गांधीनगर के अंदर पड़ता है, गिफ्ट सिटी के अंदर, सो वो प्रिंसिपल रेगुलेटर होगा ऐसे फिनटेक्स के लिए जो ग्लोबल बनना चाहते हैं। राइट, इसके अलावा ये जो एक हम लोगों ने इसमें इंटर रेगुलेटरी टेक्निकल ग्रुप बनाया है जिसके अंदर आरबीआई के जो फिनटेक डिपार्टमेंट है, सेबी के जो फिनटेक डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव है, या जितने भी रेगुलेटरी अथॉरिटी के जो लोग हैं वो शामिल होंगे और वो काम करेंगे ऑफ रिजॉल्विंग द कोऑर्डिनेशन इश्यूज बिटवीन दिस प्रिंसिपल और एसोसिएट रेगुलेटर। सो याद रखना ये इंटर रेगुलेटरी टेक्निकल ग्रुप भी इसमें एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। सो दिस इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट द इंटर ऑपरेबल रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। सो अभी तक हम लोग एनपीए वगैरह देख रहे थे कि एनपीए कैसे बन जाता है, कैसे क्लासीफाई होता है, जैसे डाउटफुल एसेट वगैरह वगैरह उसके अंदर। अब देखते हैं कि उसका रिकवरी और रिस्ट्रक्चरिंग जो है वो कैसे होता है। तो उसमें पहला पार्ट है डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल्स। सो अभी गवर्नमेंट ने क्रिएट किया है एक्सक्लूसिव बेंचेस ऑफ 3 डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल्स। तो ये कहाँ कहाँ बनी है ये बेंचेस? ये बनी चेन्नई में, मुंबई में और दिल्ली में। तो ये स्पेसिफिकली ये जो डेट ट्राइब्यूनल की जो बेंचेस हैं ये ऐसे केसेस को डील करेंगी जहाँ पे 100 करोड़ से ज़्यादा का कोई केस आया है रिकवरी के लिए। राइट, सो वहाँ पे ये एक्सक्लूसिव बेंचेस इसलिए बनाई है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि डीआरटीज होती क्या है। सो डीआरटीज बेसिकली हमारे एक एक्ट है विच इज़ द रिकवरी ऑफ डेट एंड बैंकिंग बैंक्रप्सी एक्ट, आरडीबी एक्ट 1993। तो इस एक्ट के अंदर ये डीआरटीज को बनाया गया था। और डीआरटीज जो है इनका ओरिजिनल जुरिडिक्शन रहता है, यानी अगर आपको लगता है किसी एक इंडिविजुअल ने पैसा जो है खा लिया है या पैसा नहीं दे रहा है टाइम पे, ठीक है, तो आप उसको फिर डीआरटी के अंदर ले जा सकते हो। और अगर डीआरटी का जो डिसीजन है वो आपके खिलाफ आता है या आपको लगता है नहीं इसको अपील करने की जरूरत है, तो उसके ऊपर एक अपीलेट बॉडी भी है विच इज़ द डेट रिकवरी अपीलेट ट्राइब्यूनल। सो यहाँ पे आप अपीलेट एक तरीके से, यार अगर आपको लगता है अपील करने की जरूरत है उस फैसले के अगेंस्ट डीआरटी के, तो आप ये डीआरएटी के अंदर जा सकते हो। सो इसका एम यही था कि हम एक्सपीडिशियस एडजुडिकेशन करें और रिकवरी करें डेप्ट का जो बैंक्स वगैरह ने दे रखे हैं किसी भी बोरोवर को। राइट, नेक्स्ट ये केसेस एक एक्ट के अंदर भी हेयर करता है। तो आपने सरफेसी एक्ट का तो नाम सुना ही होगा, उसके अंदर भी ये सुनता है केसेस को। सो सरफेसी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटाइजेशन, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। तो सरफेसी एक्ट के थ्रू जितने भी डिफॉल्टर्स हैं उनके जो कोलेट्रल उन लोगों ने रखा था अगेंस्ट द लोन दैट दे हैव टेकन, वो सारी प्रॉपर्टी को सीज करने का जो राइट है वो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन को मिल जाता है। तो ये इसलिए सरफेसी एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट था। तो ये बेसिकली गार्ड करा था फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अगेंस्ट द लोन डिफॉल्टर। तो अगर लोन डिफॉल्ट कर जाता है तो उसकी जो प्रॉपर्टी है, जो भी उसने कोलेट्रल रखा है, वो बैंक जो वो उसको सेल कर सकते हैं विदाउट एनी कोर्ट इंटरवेंशन। उसके ऊपर कोई भी कोर्ट जो है इंटरवीन नहीं कर सकता या स्टे वगैरह कुछ नहीं लगा सकता। तो ये सरफेसी एक्ट में लिखा हुआ है और ये एप्लीकेबल होगा अक्रॉस द कंट्री, किसी भी मूवेबल और इमूवेबल एसेट के ऊपर ये लगाया जा सकता है। राइट, सो अभी करेंटली कंट्री के अंदर 39 डीआरटीज है और 5 डीआरएटीज है, यानी अपीलेट ट्राइब्यूनल है 5 कंट्री के अक्रॉस। राइट, सो ये था हमारा डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल के बारे में। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। सो अभी आरबीआई ने अमेंड किया है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर द एआरसीज और ये रिकमेंडेशन पे आए थे सुदर्शन सेन कमेटी के। सो कमेटी का नाम याद रखना कि सुदर्शन सेन कमेटी एआरसी के जो रिफॉर्म्स है उससे रिलेटेड है। अब एआरसी होती क्या है, नाम से पता लग रहा है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। सो ये जो बैंक्स के जो एनपीए है उनको रिजॉल्व करने का काम करती है। सो इनफैक्ट एआरसी जो है ये सेटअप ही इसीलिए की गई थी
कि बैंक्स को जितना भी एनपीए है उनके पास उसको ये अपने पास ले ले और बैंक को उसके बदले कुछ रिटर्न दे दे। फिर जो इसने एनपीए ले लिया है उससे सेल्वेज करके ये अपना प्रॉफिट कमाती है। तो ये भी नरसिम्हन कमेटी थी, इनिशियली इसके रिकमेंडेशन पे एआरसी जो थी पहली बार बनी थी। सो कोई भी कंपनी ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनती है तो उसको अपने आप को एक एक्ट के अंदर रजिस्टर कराना पड़ता है, विच इज द सरफेसी एक्ट, राइट। तो ये याद रखना, सरफेसी एक्ट के अंदर रजिस्टर कराती है अपने आप को और रेगुलेट की जाती है बाय आरबीआई एज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो जैसे अभी हम लोगों ने देखा था कि बहुत तरह की एनबीएफसी होती है, तो उसमें एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी भी एक तरह का एनबीएफसी होता है जिसको आरबीआई रेगुलेट करता है। अब की गाइडलाइंस देखते हैं। सो इसमें अभी ये जो सुदर्शन सेन कमेटी थी उसमें एलिजिबल एआरसीज का एक क्राइटेरिया रखा गया था। तो यहाँ पे बोला गया था मिनिमम नेट ओन्ड फंड अगर 1000 करोड़ से ऊपर है तो दे विल बी एलिजिबल टू बिकम रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स। और ये रेजोल्यूशन एप्लीकेंट कहाँ बन सकती है, तो हमारे जो आईबीसी है विच इज द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, उसके अंदर रेजोल्यूशन एप्लीकेंट बन के आ सकती हैं ये एआरसीज। पहले जो सराफेसी एक्ट था उसके अंदर एआरसीज को जो एनपीए है उसको सिक्योरिटाइज करने के अलावा और कोई काम नहीं मिला था, ठीक है, उसके अलावा और कोई काम नहीं कर सकते थे विदाउट आरबीआई परमिशन। बट अब जो इनका रोल है ये एक्सपेंड कर दिया गया थ्रू दीज न्यू रिकमेंडेशन गिवन बाय द सुदर्शन सेन कमेटी। आगे जो रेज मिनिमम कैपिटल है कि जो एआरसीज को सेटअप करने के लिए चाहिए वो बढ़ा दिया गया। पहले 100 करोड़ रुपीज से आप स्टार्ट कर सकते थे एआरसी को, बट अब वो नंबर जो है वो 300 करोड़ कर दिया गया। इसके अलावा इनके कॉर्पोरेट गवर्नेंस नॉर्म्स जो है वो भी एस्टैब्लिश किए गए हैं। तो अब एक कॉन्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी ऑडिट कमेटी जिसके अंदर सिर्फ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होंगे, राइट। सो ये पता होना चाहिए इसके बारे में। नेक्स्ट रिलेटेड न्यूज़ देख लेते हैं। तो गवर्नमेंट ने एक बैड बैंक नाम से एक इंस्टीट्यूशन या कंपनी बनाई थी जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। सो कंपनी का नाम था नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, NARCL, और दूसरा था इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड, IDRCL। सो दोनों कंपनीज के बीच में डिफरेंस है, पता होना चाहिए। सो ये जो NARCL जो कंपनी है ये 2021 का जो बजट था उसमें अनाउंस किया गया था और इसका काम ये है कि बैंक से ये जितना भी रिस्की एसेट है या एनपीए उसको ये बैंक से ले लेगा, राइट। बैंक्स यहाँ पे पार कर सकते हैं अपना बैड लोन जो है उसको यहाँ पे। और NRACL की बात करें तो ये एक्वायर करेगा एनपीएज और बैड लोन और इसमें मेजोरिटी स्टेक जो है पब्लिक सेक्टर बैंक्स का रहेगा। यानी कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटी है या पब्लिक सेक्टर ओन्ड एंटिटी है और जिसमें कैनरा बैंक जो है स्पॉन्सर बैंक की तरह काम कर रहा है। सो याद रखना NARCL जो है ये गवर्नमेंट एंटिटी की तरह वर्क करेगा। फिर नेक्स्ट है जो इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड, ये बेसिकली जो भी बैड लोन है उसके रेजोल्यूशन कैसे करना है उसके बारे में बात करेगा या उसके बारे में डील करेगा। यहाँ पे मेजोरिटी स्टेक्स जो है प्राइवेट सेक्टर का रहेगा। सो ये दोनों में डिफरेंस है, एक में गवर्नमेंट ओन्ड है और एक में प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो है उनके द्वारा ओन किया जाएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट दीज रिलेटेड न्यूज टू एआरसी। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, मॉनेटरी पॉलिसी। सो इसमें पहला टॉपिक है इन्फ्लेशन। सो इन्फ्लेशन का डेफिनेशन आपको पता है कि एक सस्टेन पीरियड में जब हम देखते हैं राइज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो ये वही सेम डेफिनेशन है। यहाँ पे अगर आप ट्रेंड देखोगे तो WPI ने क्रॉस कर लिया था CPI को। सो ये आप ध्यान रख सकते हो। जनरली वैल्यू देखी जाए तो अभी 11% के आसपास चल रहा है और CPI जो है 6% से ऊपर चल रहा है। सो दोनों ही जो है ये जो सस्टेनेबल लिमिट होती है हमारे इन्फ्लेशन के, दोनों उससे ऊपर चल रहे थे। सो इसलिए दोनों चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। WPI जो होता है ये प्रोड्यूसर के साइड से कितना एक प्राइसेस का जो राइज हो रहा है वो बताता है हमें, राइट। सो याद रखना प्रोड्यूसर के एंगल से पर्सपेक्टिव से हमें बताता है। इसमें सर्विसेज जो है नहीं इंक्लूडेड होती है, ठीक है। सर्विसेज के ऊपर क्या प्राइस राइज हो रहा है ये नहीं पता लगता WPI से। नेक्स्ट इसको निकालता कौन है, तो दिस इज रिलीज बाय द ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो आते हैं DPIIT के अंडर और अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। नेक्स्ट है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो ये रिटेलर या फिर कंज्यूमर के एंड से हमें बताता है कैसा इन्फ्लेशन चल रहा है और ये कंपाइल कौन करता है, ये कंपाइल करता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो मॉस्पी के अंडर जो है इसको बनाया जाता है और ये याद रखना इसमें सर्विसेज जो है वो इंक्लूडेड है, ठीक है, अनलाइक द WPA। इसके अलावा ये कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स है विच इज़ नॉट वेरी यूजफुल, ठीक है, ये
फूड का जो प्राइसेस है वो कैसे चेंज हो रहा है उसके बारे में बताता है। बाकी आपको कोर इन्फ्लेशन और हेडलाइन इन्फ्लेशन के बीच में डिफरेंस पता ही होगा। पहले हेडलाइन की बात कर लेते हैं। तो हेडलाइन मतलब जिसके अंदर सारा जो भी फूड आइटम्स हैं, एनर्जी रिसोर्सेज है, बाकी जो जनरल चीज़ें हैं सब आ जाती हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है उसमें से फूड और एनर्जी प्राइसेस को माइनस कर दे तो हमारे पास जो बचता है वो कोर इन्फ्लेशन होता है। और फूड और एनर्जी को माइनस करने का मतलब कि ये है बिकॉज ये बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है और इनकी वजह से कई बार जो एक्चुअल पिक्चर होती है हमें इन्फ्लेशन की वो नहीं पता लगती, तो इसलिए माइनस करके हम कोर इन्फ्लेशन निकालते हैं। तो ये डिफरेंस पता होना चाहिए दोनों के बीच में। अब ये गैप हम क्यों देख रहे हैं डब्ल्यू और सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन के बीच में, तो इसके दो रीजन है। जो सीपीआई है वो जैसा हम लोगों ने बात किया कि वो रिटेल के एंड पे हमें दिखाता है कि क्या इन्फ्लेशन चल रहा है, वहीं डब्ल्यू हमें होल सेलर या जो प्रोड्यूसर है उसके एंड पे दिखाता है कि क्या प्राइस या क्या इन्फ्लेशन चल रहा है। तो ये एक तो कंसेप्चुअल डिफरेंस हो गया। दूसरा, इनके अंदर जो नंबर ऑफ आइटम्स है और उनके अंदर भी डिफरेंस है। सीपीआई के अंदर फूड और बेवरेजेस जो है उनका हाईएस्ट वेटेज है ऑफ अबव 45%। लेकिन जो डब्ल्यू है उसके अंदर जो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स है उनका हाईएस्ट वेटेज है 64%। तो इसलिए दोनों के अंदर जो बास्केट ऑफ गुड्स है उसका डिफरेंस है और इसी के चलते हम ये डब्ल्यू और सीपीआई के अंदर जो गैप है वो देख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नेगेटिव आउटकम क्या होता है अगर इन्फ्लेशन हाई रहता है तो अगर इन्फ्लेशन हाई रहता है तो इसकी वजह से सेविंग जो है ये डिक्रीज होती है, क्योंकि सेविंग अगर करते हो इन्फ्लेशन वाले मार्केट के अंदर तो वहाँ पे नेगेटिव रिटर्न मिलता है आपको अपनी सेविंग पे, इसलिए लोग सेविंग कम प्रेफर करेंगे। और सेविंग कम होगी तो इन्वेस्टमेंट कंट्री के अंदर कम होगी विच विल फर्दर लीड टू लेस जॉब क्रिएशन, राइट। इसके अलावा दिस कैन लीड टू इंक्रीज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिस्क ऑन फॉरेन करेंसी बोरोवर्स ड्यू टू वीकनिंग ऑफ एक्सचेंज रेट। तो हमारा जो एक्सचेंज रेट है वो वीक हो जाएगा और उसके ऊपर जो हमारा जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो रिस्क में आ जाएगी। एंड दिस विल फर्दर लीड टू करंट अकाउंट डेफिसिट, ऑलराइट, कि हमारी कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन है तो हमारे पैसे की बाइंग पावर कम हो गई है। सो इसलिए हमारा जो एक्सपोर्ट है वो अनकॉम्पिटेटिव हो जाएगा और इम्पोर्ट जो है वो महंगा हो जाएगा। सो ये पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है इन्फ्लेशन टारगेटिंग। सो इनफैक्ट आरबीआई का मैंडेट होता है कि वो इन्फ्लेशन जो टारगेटिंग है उसको करेगा। इन्फ्लेशन टारगेटिंग मतलब कि हमें इन्फ्लेशन कंट्रोल में रखना है। वी डू नॉट वुड जीरो इन्फ्लेशन और वी डू नॉट वांट वेरी हाई इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन होना चाहिए, अगर इन्फ्लेशन नहीं होता तो हमारी कंट्री के अंदर जॉब क्रिएशन वगैरह नहीं हो पाएगा, राइट। सो इनफैक्ट आपने फिलिप कर्व पढ़ाई होगा, इससे ही रिलेटेड है कि अगर इन्फ्लेशन रहता है तो उससे जॉब क्रिएशन जो है वो होती रहती है, राइट। नेक्स्ट, इसी के अंदर रिलेटेड एस्पेक्ट में हम देखते हैं ये जो फाइनेंशियल टारगेटिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है ये इंडिया के अंदर आरबीआई करता है। और इनफैक्ट उर्जित पटेल कमेटी थी, उन लोगों ने बोला था इन 2014 कि हमें एक मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट बनाने की ज़रूरत है। अभी एग्रीमेंट है किसके बीच में, तो ये आरबीआई और गवर्नमेंट के बीच में है ये एग्रीमेंट, राइट। सो इसके अंदर ये मैंडेट आरबीआई को दिया गया है कि ये जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग का काम है आरबीआई करेगा। और इसके अंदर जो सेक्शन 45ZA है आरबीआई एक्ट का, उसके अंदर ये चीज़ बोला गया है आरबीआई का जो नॉमिनल एंकर की तरह काम करेगा इन केस ऑफ इन्फ्लेशन टारगेटिंग। इसके एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई थी इसी आरबीआई एक्ट के सेक्शन 45ZB के अंदर। सो ये भी पता होना चाहिए। सो ये एमपीसी जो है ये 6 मेंबर कमेटी है जो कि पॉलिसी रेट डिसाइड करेगा टू अचीव द इन्फ्लेशन टारगेट। अब इन्फ्लेशन टारगेट है क्या, सो ये अभी करंटली जो हमारा टारगेट चल रहा है वो 4% ±2 चल रहा है, ठीक है। सो यानी मिनिमम 2% और मैक्सिमम 6% होना चाहिए हमारा इन्फ्लेशन, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। सो ये इनफैक्ट इस जब हमने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई थी तभी एग्रीमेंट हो गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कि ये 5 साल तक रहने वाला है, राइट। उसके बाद में नया जो रेट है वो डिसाइड करेगी गवर्नमेंट, बट अभी ये जो रेट है 4% ±2% अभी भी कंटिन्यू रखा हुआ है। सो एमपीसी के बारे में देख लेते हैं। इसके अंदर 6 मेंबर कमेटी है, इसमें से 3 मेंबर जो आरबीआई के खुद के होंगे इंक्लूडिंग द आरबीआई गवर्नर एज द चेयरमैन, तो वो एक्स ऑफिशियो कैपेसिटी में काम करेंगे एज चेयरमैन। इसके अलावा 3 एक्सटर्नल मेंबर्स होंगे जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करेगी। जितने मेंबर्स हैं इस कमेटी के अंदर सबके पास 1 वोट ईच रहेगा विद गवर्नर हैविंग द कास्ट और सेकंड वोट, राइट।
सो लेट्स से अगर टाई हो जाता है कभी, क्योंकि 6 मेंबर बॉडी है तो ऑटोमेटिकली 3 एक तरफ करते हैं और 3 एक तरफ करते हैं तो टाई हो जाएगा। सो ऐसे केस में आरबीआई गवर्नर के पास कास्टिंग या सेकंड वोट की पावर दी गई है और वो डिसाइड कर सकते हैं कोई भी ऐसा केस जहाँ पे वर्डिक्ट जो है वो स्प्लिट हो गया है। इसके अलावा एमपीसी जो है एटलीस्ट 4 टाइम्स मीट करनी चाहिए, यानी हर क्वार्टर में एक बार मीट करना चाहिए। और इसका कोरम की बात करें तो 4 मेंबर्स मिनिमम होने चाहिए एक मीटिंग के अंदर, तो तभी ये जो मीटिंग है ये कंडक्ट हो पाएगी। सो दिस इज अबाउट द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ये पता होना चाहिए। अब लेट्स से यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि आरबीआई जो है वो मेंटेन नहीं कर पाया 6% का जो अपर लिमिट था, वो उसको ब्रीच कर गया था, तो फिर क्या होता है। सो अगर आरबीआई 2 कंजिक्यूटिव मंथ्स के अंदर या थ्री कंजिक्यूटिव क्वार्टर्स के अंदर इसको टॉलरेबल लिमिट में नहीं रखता है तो आरबीआई को इन्फॉर्म करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब क्या इन्फॉर्म करेगा, पहला कि फेलियर क्यों हो रहा है अचीव करने का इन केस ऑफ दिस इन्फ्लेशन टारगेट। नेक्स्ट क्या स्टेप ले रहा है आरबीआई टू कंट्रोल दिस इन्फ्लेशन, एंड लास्टली कितने टाइम में ये कंट्रोल में आ जाएगा। ये सब चीज़ें बतानी पड़ेगी आरबीआई को इन अ रिटर्न रिपोर्ट। सो ये याद रखना, मैंडेट है इनफैक्ट आरबीआई के ऊपर कि उन्हें बताना पड़ेगा कि क्यों वो इन्फ्लेशन टारगेटिंग अचीव नहीं कर पा रहे। राइट, अब थोड़े से पॉलिसी स्टैंसेस देख लेते हैं। तो जब भी आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग होती है तो उसके बाद कोई ना कोई स्टैंस जो है वो निकल के आता है। सो टोटल 4 टाइप के स्टैंस बोल सकते हो। पहला है अकोमोडेटिव स्टैंस, तो नाम से पता लग रहा है कि सेंट्रल बैंक जो है वो अकोमोडेट कर सकता है कुछ पैसे को। सो यहाँ पे मनी सप्लाई जो है उसको इंक्रीज करने की कोशिश की जाती है ताकि हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़े। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पॉलिसी रेट कम करते हैं, यानी जो रेपो रेट है उसको कम करते हैं। रेपो रेट कम करेंगे तो ऑटोमेटिकली बैंक्स जो है वो चीपर लोन दे सकते हैं लोगों को, और इस तरीके से आरबीआई जो है पैसा इंजेक्ट करता है इकोनॉमी में। नेक्स्ट है न्यूट्रल स्टैंस, तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ना तो रेट कट करता है ना रेट को इंक्रीज करता है। तो जनरली यहाँ पे जो इन्फ्लेशन और जो ग्रोथ चल रही है उसको इक्वल रखा जाता है, मतलब इक्वल प्रायोरिटी दी जाती है। नेक्स्ट है हॉकिश स्टैंस, तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कर्ब करना चाहती है मनी सप्लाई को। सो यहाँ पे वो जो पॉलिसी का इंटरेस्ट रेट है, जो रेपो रेट है, उसको बढ़ा देती है। सो अब लोन जो है महंगा मिलेगा, महंगा मिलेगा तो लोग भी कम लोन लेना प्रेफर करेंगे। सो इस तरीके से मार्केट से जो लिक्विडिटी है वो निकल जाती है। नेक्स्ट है कैलिब्रेटेड टाइटनिंग, सो यहाँ पे गवर्नमेंट जो आरबीआई है या जो सेंट्रल बैंक है हमारा, वो रेट हाइक की तरफ कोशिश करता है बट इन अ कैलिब्रेटेड मैनर, यानी बहुत धीरे धीरे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जो है वो रेट को हाइक करेगा। राइट, सो इतना ही था। ये 4 स्टैंसेस पता होने चाहिए क्या क्या है और उसमें क्या चीज़ें करता है हमारा आरबीआई। राइट, सो दिस इज ऑल फॉर द डे। आई थिंक आज के लिए यहीं पे एंड करते हैं। अभी तक जो पढ़ा उसमें किसी को कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो।